गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के अंदर स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बेटे हम लोगों ने 12th क्लास की समष्टि अर्थशास्त्र की बुक्स को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपलोड कर चुका हूं, आपके साथ शेयर कर चुका हूं और ये आज मेरी 3rd क्लास है। उन 2 वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद इस 3rd क्लास पे आइएगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में आपकी पूरी समष्टि अर्थशास्त्र को समाप्त कर दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर ऑनलाइन में सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल हो। बस आप जो नोट्स है ना, बेहतर रहेगा कि आप एक नोटबुक आप बना लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं, जो मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ आप वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर रहेगा कि आप अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटे, लास्ट क्लास के अंदर जो था, लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो निवेश की अवधारणा था। निवेश की अवधारणा हमने फिनिश कर लिया था, निवेश किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह वो हमने देख लिया था, उसके प्रकार भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक तो वो मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, और एक है बेटे आपका स्टॉक और प्रवाह क्या होता है, उनमें डिफरेंस के बारे में जाने आज की क्लास में, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी 3rd क्लास राष्ट्रीय आय की 12th क्लास के बच्चों के लिए। फाइन, चलिए 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करूंगा जैसे एज यूजुअल हम करते हैं। 1 मिनट दीजिए। ओके ओके, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा बेटे, ये हमारी क्लास 3rd है। क्लास 3rd हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट कौन सा स्टार्ट करेंगे देखिए। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले बच्चों, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मूल्यह्रास की अवधारणा। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास अकाउंट्स वाले बच्चों को तो मैक्सिमम पता होता है, फिर भी मूल्यह्रास का मतलब बेटे वैसे डेप्रीसिएशन होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। मूल्यह्रास मतलब डेप्रीसिएशन। क्या होता है मूल्यह्रास, चलिए जानते हैं मूल्यह्रास के बारे में कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं, होता क्या है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, इससे अभिप्राय स्थिर संपत्ति, स्थिर संपत्ति समझते हैं आप लोग, कोई आपकी मशीन, बिल्डिंग, कोई भी प्लांट हो गया, फिक्स असेट्स आपकी स्थिर संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी से होता है, जिसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। सामान्य टूट फूट हो गई, आकस्मिक हानि की सामान्य दर, अचानक कोई लॉस हो गया हल्का फुल्का जो नॉर्मल होता रहता है। अप्रत्याशित आप प्रचलन, अप्रत्याशित आप प्रचलन का मतलब होता है बेटे कि कोई चीज, सॉरी प्रत्याशित आप प्रचलन, प्रत्याशित आप प्रचलन का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपने जो स्थिर संपत्ति खरीदी है वो कुछ समय के बाद आपका यूज में नहीं रहेगी, मतलब आउटडेटेड हो जाएगी। तो वो प्रत्याशित मतलब पहले से ही एक्सपेक्टेशन होती है। अप्रचलन का मतलब होता है कि वो आउट ऑफ, मतलब मार्केट से आउट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, आपने कोई जो मशीन खरीदी है, लेट एज्यूम वो मशीन आपने 1 लाख रुपए की खरीदी है, मान लेते हैं, ठीक है, वो स्थिर संपत्ति हो गई। अब 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, मान लीजिए 1 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू क्या 1 लाख रुपए ही रह जाएगी, नॉर्मली आप उसको यूज करेंगे तो नहीं। मान के चलते हैं उसकी वैल्यू भाई 70,000 रुपए हो गई। 1 साल के बाद वो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 70,000। तो 1 साल के दौरान ये जो 30,000 रुपए की वैल्यू कम हुई है ना बेटे मशीन की, ये इसका मूल्यह्रास कहलाता है। स्थिर संपत्ति के मूल्य में कमी है, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे थे। उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके कारण कोई सामान्य टूट फूट हो गई, आकस्मिक हानि की सामान्य दर, कोई आकस्मिक हानि मतलब कि हल्का मुल्का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, उस कारण मशीन में कुछ दिक्कत आ गई, टूट फूट हो गई मशीन में, वो छोटी मोटी। और आप प्रत्याशित अप्रचलन मतलब कि आपको पता है कि मशीन धीरे धीरे आउटडेटेड होने वाली है, तो बहुत लंबे समय तक आपका साथ नहीं देने वाली है, तो ये मूल्यह्रास कहलाता है। आई होप सबको समझ में आ होगा मूल्यह्रास क्या होता है। स्थिर संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है बच्चों,
उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। कारण आपके सामने नीचे नजर आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये राष्ट्रीय आय का। अगर हम बात करें तो देखिए, मूल्यह्रास को स्थिर संपत्ति का उपभोग और चालू पुनर्स्थापन लागत भी कहते हैं। नाम याद रखना, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब उस समय आपको इन नामों से भी वो आपको डाटा देगा कि भैया स्थिर संपत्ति का भोग इतना दे रखा है, यूज कर लीजिए, या चालू पुनर्स्थापन लागत की वैल्यू दे देगा, यूज कर लीजिए। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि मूल्यह्रास के अदर नेम या कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, ओके। मूल्यह्रास को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला देखिए, कैसे मूल्यह्रास को कैलकुलेट किया जाता है, कई बार करना पड़ता है हमें। तो मूल्यह्रास बराबर होता है स्थिर संपत्ति का मूल्य, कि आपकी जो फिक्स असेट्स है, मशीन है, वो कितने की है, अगर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको बेटे डिवाइड करेंगे हम किससे, स्थिर पूंजी की अपेक्षित जीवन काल से। अपेक्षित जीवन काल मतलब ये जैसे कोई प्रोड्यूसर, इसे हम मूल्यह्रास कह देते हैं, जैसे कोई प्रोड्यूसर कोई मशीन खरीदता है, कोई भी मशीन या कोई भी फिक्स असेट्स बेटे परचेज करता है, तो उसको पता होता है कि भाई ये मशीन इतने साल तक मेरा साथ देगी उत्पादन की प्रक्रिया के। हर उत्पादक को पहले से इसका अंदाजा होता है कि भाई ये मशीन 5 साल, 3 साल, 10 साल, लगभग ये इतना साथ मेरा देगी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा। तो वो कितने साल तक कोई मशीन चलने वाली है जो प्रोड्यूसर खरीद के लाया है, वो उसको स्थिर पूंजी का अपेक्षित जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा क्वेश्चन। होप्सो सबको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बच्चे बेटे कमेंट्स में कर सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट में आप बता दीजिए क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, उदाहरण के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। माना एक उत्पादक ने 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, ठीक है, जिसका अपेक्षित जीवन काल 10 साल है, मतलब वो मशीन 10 साल तक उत्पादक का साथ देने वाली है। तो बताइए मूल्यह्रास क्या होगा। आपको मूल्यह्रास कैलकुलेट करना है, कर देते हैं कैलकुलेट। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों को, भाई मैंने बताया कि मूल्यह्रास क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताया बेटे, स्थिर संपत्ति का, स्थिर संपत्ति का, स्थिर संपत्ति का मूल्य डिवाइडेड बाय अपेक्षित जीवन काल, डिवाइडेड बाय अपेक्षित जीवन काल, यानी कि वो जो मशीन है वो कितने समय तक आपका साथ देने वाली है। तो यहाँ पर कितने की मशीन खरीदी बेटे, 5 लाख रुपीज की, 5 लाख रुपए की खरीदी है, और ऐसा संभावना जताई जा रही है कि 10 साल हमारा साथ देगी। तो मूल्यह्रास कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो मूल्यह्रास आ गया बेटे आपका 50,000 रुपए। ये बेटे प्रति वर्ष होता है 50, ये डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आगे लिखना था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। 50,000 रुपए आपका मूल्यह्रास प्रति वर्ष के हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी कि उस मशीन में हर साल 50,000 रुपए की वैल्यू औसतन कम होती चली जाए, तब उसको मूल्यह्रास मान के चले। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मूल्यह्रास के बारे में हमने बात की। अब ये तो 50,000 रुपए वैल्यू कम होती है, तो यार बाद में तो बिल्कुल ही मशीन खराब हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी उसको। तो उसके लिए ना बेटे वो पहले से ही अपना इंतजाम करके रखता है, जो उसकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होती है उसके लिए वो पहले से ही इंतजाम करके रखता है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, उसको हम कहते हैं बेटे मूल्यह्रास आरक्षित कोष। मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है बच्चों, मूल्यह्रास आरक्षित कोष जरा देखिए, लैंग्वेज देखिए इसकी। इससे अभिप्राय उस राशि से होता है जो एक उत्पादक भविष्य में नई संपत्ति, भविष्य में नई संपत्ति को खरीदने के लिए जमा करता है, क्योंकि उसकी वर्तमान संपत्ति मूल्यह्रास के कारण लगभग समाप्त हो चुकी होती है। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल दिया, कभी एक 5 लाख की मशीन है, 10 साल में वो खत्म हो जाएगी, तो 10 साल बाद नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो एक साथ इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे। तो उत्पादक क्या करता है, वो जो 50,000 रुपए का मूल्यह्रास की वैल्यू आ रही थी ना,
उसका एक अलग से ना, एक अलग से फंड बना देगा, एक अलग से फंड बना देगा, एक अकाउंट में डालेगा, और हर साल उसमें 50,000 रुपये डालता रहेगा, हर साल उसमें 50,000 रुपये ऐसे डालता रहेगा। तो 10 साल के बाद उसके पास 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो वो पुरानी संपत्ति हटाएगा और कुछ जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कीमतों के कारण, वो पैसा डाल के वो नई संपत्ति खरीद लेगा। तो उसने हर साल जो 50,000 रुपए अलग से अपने कोष में रखना शुरू किया, ताकि वो भविष्य में अब एक नई मशीन खरीद सके, क्योंकि उसकी वर्तमान मशीन की वैल्यू कम हो गई थी। उसे हम लोग कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया मूल्यह्रास के कारण जो संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, उसका एक तरीके से हमने एक अलग से रिजर्व बना लिया है, ताकि भविष्य के अंदर एकदम अचानक से बोझ ना पड़े बहुत सारे पैसे। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या होता है, समझ में आ गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला, और उसको हानि को कैसे कवर करा जाता है वो भी आपने देखा। ठीक है, ध्यान रहे, एक चीज का ध्यान रखना बेटे, देखिए मूल्यह्रास की स्थिति में स्थिर संपत्ति में जो कमी आती है वह प्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्रत्याशित अप्रचलन मतलब कि आपको पहले से ही अंदाजा होता है एज ए प्रोड्यूसर कि भैया इस स्थिर संपत्ति का मूल्य कम होने वाला है और इतने टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक्सपेक्टेड होता है। जैसे तकनीक में परिवर्तन आपको पता है होना ही होना है, मांग में परिवर्तन आपको पता है होगा ही होगा, आदि। परंतु यदि स्थिर संपत्ति में कमी किसी अप्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन मतलब अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई चीज घट जाए, अचानक आपको पता, आपने सोचा कि मशीन मेरी 5 साल तक चलेगी और पता चला एक ही साल में भूकंप आ गया, वो फैक्ट्री में मशीन कबाड़ हो गई। वो तो अप्रत्याशित था, वो तो तुमने सोचा ही नहीं था। तो आपकी स्थिर संपत्ति का मूल्य तो कम हो गया, लेकिन वो मूल्यह्रास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अप्रत्याशित था। मूल्यह्रास हमेशा प्रत्याशित होता है, जिसकी संभावना हमें होती है वो। अगर अचानक कुछ हो जाए हमारी संपत्ति में, अचानक किसी कारण से वैल्यू कम हो जाए, तो आप उसको मूल्यह्रास नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे मैं बात करूंगा, लेकिन मूल्यह्रास नहीं। तो देखते हैं, परंतु यदि स्थिर संपत्ति में कमी किसी अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है, तो उसे मूल्यह्रास नहीं माना जाएगा। ध्यान 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 में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या कहा जाएगा उसको, अचानक भूकंप से, बाढ़ से, किसी अचानक किसी कारण से अगर नुकसान हो जाता है हमारी संपत्ति का, वैल्यू तो फिर भी कम होगी, क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। वो है बेटे आप लोगों का पूंजीगत हानि। नेक्स्ट कौन सा, इसमें भी स्थिर संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, अंदाजा नहीं होता, अचानक कुछ नुकसान हो जाता है हमारा। इंग्लिश में बेटे से कैपिटल लॉस कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, कैपिटल लॉस। वो डेप्रिसिएशन था, मूल्यह्रास। दोनों ही स्थिति में स्थिर संपत्ति का मूल्य कम तो होता है, लेकिन मूल्यह्रास में वो पहले से ही हमें उसकी प्रकाशित होता है कि ऐसा होगा। पूंजीगत हानि में कोई अंदाजा नहीं। लैंग्वेज देखते हैं, चलिए देखिए लैंग्वेज। स्थिर संपत्ति के मूल्य में होने वाली हानि, देखिए फिर से स्थिर संपत्ति के मूल्य में हानि हो रही है, जो अप्रत्याशित अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन यानी कि अंदाजा नहीं था फिर भी वो आउट ऑफ डेटेड के कारण होती है, उसे पूंजीगत हानि कहा जाता है। जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण होने वाली हानि। आपको समझ में आ गया कि अगर किसी चीज का हमें अंदाजा ही नहीं था, अचानक कोई घटना घटी, नुकसान हो गया, दुर्घटना घट गई बड़ी, जिस कारण हमारी स्थिर संपत्ति नुकसान, आग लग गई अचानक, स्थिर संपत्ति की वैल्यू कम हो गई, मूल्यह्रास, सॉरी पूंजीगत हानि कहलाए। ठीक है, अच्छा, मूल्यह्रास के कारण जो स्थिर संपत्ति में नुकसान होता है, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, उसके लिए हम मूल्य ह्रास आरक्षित कोष बना के रखा हुआ था कि भैया वो पैसा यूज करेंगे और हम नई चीज खरीद लेंगे, सिंपल। अब भैया अचानक मान लीजिए आप कोई मशीन लाए, 5वें, दूसरे, 10वें, 1 या 2 महीने में वो किसी अचानक एक्सीडेंट के कारण वो मशीन आपकी खराब हो गई, फिर कहां से लाओगे पैसा, इतना तो टाइम ही नहीं मिला आप लोगों को। तो इसका नुकसान को कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे पूरा करेगा,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पादक इसके लिए भी कुछ इंतजाम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए देखिए पूंजीगत हानि से होने वाले स्थिर संपत्ति के मूल्य में कमी को उत्पादक बीमा यानी कि इंश्योरेंस के द्वारा पूरा करता है। इंश्योरेंस करवा लेगा, 10 लाख की मशीन है, 10 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया। अब कल भी अगर कोई उसमें नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भी उसको इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात। मूल्यह्रास की हानि को मूल्यह्रास आरक्षित कोष से पूरा करेगा उत्पादक, और अगर पूंजीगत हानि हो जाती है उसको, तो उसको वो इंश्योरेंस से पूरा कर लेगा, बीमे से पूरा। क्लियर होगी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है, वह है दोनों में अंतर बता दीजिए, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं, मूल्यह्रास तथा पूंजीगत हानि में अंतर। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ऑलरेडी हम 2-3 बातें तो डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए, आधार से स्टार्ट करते हैं, आधार, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि, राइट। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका अर्थ। अर्थ तो वही है, मैंने वही लिखा है, पढ़ देता हूं एक बार। इससे अभिप्राय स्थिर संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी से होता है, जिसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि की सामान्य दर, प्रत्याशित आपत्ति। ठीक है। पूंजीगत हानि स्थिर संपत्ति के मूल्य में होने वाली हानि जो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है, उसे पूंजीगत हानि कहा जाता है, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण होने वाली हानि। लैंग्वेज तो पहले से ही है। आगे देखिए, हानि का प्रबंध यानी कि जो नुकसान होगा उसको कैसे कवर करें। इससे होने वाली हानि को मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और पूंजीगत हानि से होने वाली हानि को बीमा यानी कि इंश्योरेंस के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये दोनों बातें तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तीसरा, उत्पादन पर प्रभाव। या जब डेप्रिसिएशन लगता है, क्या उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है, या डेप्रिसिएशन लगता रहता है और उत्पादन चलता रहता है? बिल्कुल सही, उत्पादन चलता रहता है, डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, धीरे 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 हमारा उत्पादन जो होगा वो नहीं रुकेगा, मशीन चलती रहेगी, घिसावट आती रहेगी, लेकिन वो उत्पादन करती रहेगी मशीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल्यह्रास होने पर भी उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूंजीगत हानि होने पर उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है। अब यार उत्पादन चल रहा है, मशीन टूट गई, बिल्डिंग गिर गई, तो उसमें उत्पादन कहां से होगा? उत्पादन तो रुक जाएगा। तो तीसरा जो अंतर है, डिफरेंस है, वो मूल्यह्रास की स्थिति में उत्पादन प्रक्रिया चलती रहती है, पूंजीगत हानि की स्थिति में उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि आपकी जो फिक्स असेट्स थी, स्थिर संपत्ति थी, वही खत्म हो गया। सबको समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट पे ये एक क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखा जा सकता है। और एक जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करवाया था, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होता है उसको कैलकुलेट करना। बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे कि पूंजीगत हानि किसे कहते हैं, ये सब तो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने अभी आपको बताया, मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि। क्लियर हो गया? अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट क्या है आज की रात में, इस कॉन्सेप्ट उसको भी फिनिश कर लेंगे, 2 कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नया है बेटे, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा, इसे हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं स्टॉक एंड फ्लो। साथ में वेरिएबल भी लगा लिया जाता है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। आप हिंदी में लिखना चाहें, स्टॉक तथा प्रवाह चर की अवधारणा, चर भी कह देते हैं बेटे अगर आप चाहें तो, चर भी लगा, चर मतलब वेरिएबल्स को कहा। ठीक है, स्टॉक चर तथा प्रवाह चर की अवधारणा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मैंने वो जानबूझ के नहीं लिखा। स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 3-3 नंबर के 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। इस कॉन्सेप्ट एक एक नंबर के तो डेफिनेशन पूछ ही सकता है, वो ट्रू फॉल्स वगैरह चलते रहेंगे। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो इन दोनों में अंतर आता है जो मैं करवाऊंगा, दूसरा वो कुछ आइटम्स के नाम दे देगा, चरों के नाम देगा, और कहेगा बताइए कि इनमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा प्रवाह है, और उसके अंतर भी बताए। वो एक 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में देखा गया है, और अंतर भी देखा गया है बोर्ड के अंदर। 3 नंबर, एक एक नंबर की डेफिनेशन तो आ ही सकती है। ठीक है, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल है, इससे अभिप्राय उस मात्रा से होता है
जिसे समय के एक बिंदु या निश्चित बिंदु पर नापा जाता है। देखो कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल, कोई भी क्वांटिटी जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है, एक बिंदु पर हम नापते हैं कि भैया 5 बजे मेरे पास इतना पैसा है, एक समय के बिंदु पर नापा जा रहा है, स्टॉक कहता है। 1 जनवरी 2021 को मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े थे, स्टॉक कहता है। फैक्ट्री में 5 मशीन पड़ी है, स्टॉक कहलाई। तो स्टॉक का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी, मात्रा जिसे समय के एक बिंदु पर मापा जाएगा बच्चों, वो कहलाएगी आपकी स्टॉक। सिंपल। चलिए उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे संपत्ति, आप लोगों के पास कितनी असेट्स है, कितनी वेल्थ है, 2 प्लॉट है, एक फ्लैट है, वगैरह वगैरह जो भी है, ये आपकी संपत्ति स्टॉक कहलाती है। श्रम बल, श्रम बल मतलब, श्रम बल का मतलब है कि कितनी लेबर आपकी अवेलेबल है। मान लीजिए एक गांव के अंदर, एक गांव है, एक विलेज है, ठीक है, उस गांव में मान लीजिए 50 लोग हैं जो काम करने के लिए रेडी है। तो 50 लोग आज की डेट में 50 लोग काम करने के लिए रेडी हैं, ये श्रम बल कहलाता है। कितने लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 50 क्या है, स्टॉक है। किस चीज का स्टॉक है बताइए, श्रम बल का। पूंजी, आपके पास कितना कैपिटल पड़ी है पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक देश में मुद्रा की पूर्ति, एक देश के अंदर कितना पैसा है लोगों के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, समय के एक निश्चित बिंदु पर। मान लीजिए एक घर है, एक देश, मान लो एक ही बात है, एक देश में सभी लोगों के पास कुल जो मुद्रा है, कुल जो मुद्रा की जो पूर्ति है आज की डेट में, मान लीजिए वो है 5 लाख रुपए, वैसे ही मान लो 5 लाख करोड़ मान लो, 5 लाख करोड़ रुपए सबके पास जो पैसा पड़ा है आज की डेट में, वो मुद्रा पूर्ति कहलाती है। मुद्रा पूर्ति क्योंकि एक समय पे बिंदु पर नापी जाती है, तो मुद्रा पूर्ति को भी बेटे क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित तिथि पर बैंक में जमा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बैंक में कितना पैसा जमा है, स्टॉक कहलाएगा। मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी, स्टॉक कहलाएगी। देश में जनसंख्या कितनी है, स्टॉक कहलाएगी। तो ये सारी की सारी स्टॉक की अवधारणा है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रवाह की। स्टॉक में क्या था, समय के एक बिंदु पर हम मात्रा को नापा जाता था। प्रवाह में क्या है, देखिए, इससे अभिप्राय उस मात्रा से होता है जिसे समय की एक अवधि में मापा जाता है। एक टाइम पीरियड आएगा, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम आता था, इसमें क्या आएगा बेटे, समय अवधि। समय अवधि मतलब टाइम पीरियड। तो किसी भी चीज को जब एक समय अवधि में नापेंगे, कि मतलब वो समय अवधि बेटे 1 मिनट भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 100 साल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक समय अवधि होगी। जब आप किसी भी चीज को, मात्रा को समय की एक अवधि में मापेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रवाह कहेंगे। इंग्लिश में इसको फ्लो कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल कुछ इसके। उदाहरण के लिए पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण क्या होता है कि एक समय अवधि में, मान लीजिए आपका 2020 में, अप्रैल 2020 में आपके पास 10 मशीन थी, 2021 में आपके पास 15 मशीन, तो आपने एक साल में 5 मशीनों का निर्माण कर लिया, पूंजी का निर्माण कर लिया। क्योंकि एक साल में नापा जाता है पूंजी निर्माण, तो इसको क्या बोलेंगे बेटे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रवाह। क्योंकि पूंजी निर्माण निवेश को ही कहते हैं, आपको पता है, और वो एक समय की अवधि में मापा जाता है। उत्पादन, आपने कितना उत्पादन किया, एक समय अवधि में देखा जाएगा। खर्च, बिक्री, एक देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। बेटे मुद्रा की पूर्ति तो स्टॉक है, लेकिन जैसे मान लीजिए 2020 अप्रैल में पूरे देश के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए थे, मुद्रा की पूर्ति स्टॉक कहलाएगा। और 2021 मार्च आते आते सारे देश में लोगों के पास 7 लाख करोड़ रुपए हो गए, तो एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। तो ये परिवर्तन जो आया वो एक टाइम पीरियड में आया। तो अगर कोई परिवर्तन आता है वो प्रवाह कहलाएगा। पूंजी पर ब्याज, आपने किसी को लोन दे रखा है या आपने लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर जो आप ब्याज देते हैं, तो ब्याज तो आपका सालाना, महीने का, क्वार्टरली जुड़ता है, समय अवधि का ब्याज जुड़ता है। तो जो प्रवाह होता है बेटे, वो भी क्या होता है आपका, प्रवाह क्या है, उसमें एक समय अवधि है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया एक अंतर आता है बेटे, स्टॉक का प्रवाह में अंतर, चलिए देख लीजिए।
पहला आता है बेटे अर्थ। इस पहले तो अर्थ में वही दोनों डेफिनेशन आ जाएंगे। इससे अभिप्राय उस मात्रा से होता है जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, सिंपल। इससे अभिप्राय उस मात्रा से होता है जिसे समय की एक अवधि में मापा जाता है, और वही डेफिनेशन बिंदु, इसमें समय अवधि खत्म। समय अवधि दूसरा वाला, स्टॉक चर में कोई समय अवधि नहीं होती, कोई टाइम पीरियड नहीं होता। प्रवाह चर में हमेशा एक समय अवधि होती है, हमेशा कोई ना कोई समय अवधि होगी। जैसे आपका 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ठीक है, 5 साल हो गए, 2 मिनट हो गए, वटेवर, कुछ भी हो सकता है बेटे आदि। समय अवधि होगी ही होगी, जबकि स्टॉक में कोई समय अवधि नहीं होती। क्लियर। लास्ट, अंतर निर्भरता। ये अंतर निर्भरता ऐसे आएगा, अंतर निर्भरता। स्टॉक जो होता है वो प्रभाव पर निर्भर करता है, स्टॉक जो होता है वो प्रभाव पर निर्भर करता है, और जो प्रभाव होता है वो स्टॉक पर निर्भर करता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ये भी एक डिफरेंस है कि स्टॉक प्रभाव के ऊपर निर्भर करेगा और प्रभाव स्टॉक के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कई बार। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जो मैं बता रहा था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो है कि भाई वो आपको ना कुछ चर दे देगा, नाम दे देगा, और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्टॉक में प्रभाव है, और उसका ना कारण भी बताइए। तो कारण आपको सही से बताना पड़ेगा। तो मैं एक दो, मैंने आपके लिए 2-3 बनाए हैं, देख लीजिए, वो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, कह रहा निम्नलिखित को उपयुक्त कारण देते हुए स्टॉक और प्रवाह में चर में वर्गीकृत करें। एक कारखाने में चीनी का उत्पादन, देखो उत्पादन की बात कर रहा है, और आपको पता है उत्पादन तो एक समय अवधि में होता है। उत्पादन 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में उत्पादन किया जाता है किसी भी चीज का। कुछ ना कुछ समय तो आएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो उत्पादन में समय अवधि आ रही है, तो क्या लिखेंगे? देखो, यह एक प्रवाह चर है क्योंकि इसकी गणना समय की एक अवधि में की जाती है। बस अंतर उसमें, रीजन में यही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एक और, किसी देश में राष्ट्रीय आय। बेटे राष्ट्रीय आय जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय बेटे 1 साल में मापी जाती है। 1 साल में कितना पैसा अर्न किया गया है एक देश के अंदर, क्योंकि 1 साल एक समय अवधि आ रही है। तो कौन सा चर होगा बेटे? प्रभाव। और रीजन क्या आ जाएगा? सेम। देखिए, यह एक प्रवाह अवधारणा है क्योंकि इसे समय की एक अवधि में मापा जाता है। सिंपल। जिसको भी आपने प्रवाह पहचाना, आप उसके रीजन में क्या लिखेंगे? समय की अवधि में मापा जाता है। सिंपल। देखिए आगे, एक कारखाने में मशीन, एक कारखाने में मशीन पड़ी हुई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होगी। एक मशीन है, 2 मशीनें हैं, तो जो मशीन होगी, क्योंकि वो एक समय की बिंदु पर मापी जा सकती है, हम उसको बोलेंगे स्टॉक। यह स्टॉक अवधारणा है क्योंकि इसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा बेटे कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा। बस जब आप उसका कारण देंगे ना, तो बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने किसी को प्रभाव बोला है तो कारण यही आएगा, समय की अवधि में मापा। और अगर आपने किसी को स्टॉक बोला क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे उसे एक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। दैट्स ऑल। बस यही ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम बेटे इतना ही करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोग जो आपका आय का चक्रीय प्रभाव होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, इस क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि के बारे में जाना कि भैया मूल्यह्रास क्या होता है, पूंजीगत हानि क्या होती है, उनमें अंतर को जाना। हमने स्टॉक क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ हमने उनके अंतर और उसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में। आप बेटे धीरे धीरे हम लोग इस पूरे सिलेबस को इजिली खत्म कर लेंगे। आप लोग प्लीज अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं या जो भी आप लोगों को बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मेरे को कमेंट्स में आप जरूर मेरे को बताएंगे। और अगर आप कुछ और भी चीज देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बिल्कुल आप लोग बताएंगे। राइट, ठीक है। और जो चैनल है मेरा हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, आप बेटे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम बच्चों का इसका लाभ उठाए। आज के इतना ही करते हैं बेटे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा बेटे सभी।